चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को, अपनी इस क्लास को। एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ऑडियो क्लियर है, इसके बाद हम अपने सेशन इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, ऑडियो एकदम क्लियर है, परफेक्ट है। और शुरू करते हैं अपने सेशन को, अपनी इस क्लास को। ठीक है, तो जैसे कि लास्ट क्लास में ना मैं आप सभी लोगों को कंप्यूटर आर्किटेक्चर यानी कि कंप्यूटर की संरचना वाला चैप्टर के बारे में समझा रहा था, तो उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं और देखते हैं कि अभी इसमें और आगे क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, और मैं ये भी बताता जाऊँगा साथ के साथ कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं अभी तक। ठीक है, आप लोगों को ना एक छोटी सी बात और बता दूं, क्योंकि अभी सेकंड क्लास है हमारी, है ना। आप है ना, एक यूट्यूब चैनल है करियरविल का, और उस यूट्यूब चैनल का नाम है एस एस सी जी डी 2025 करके ये यूट्यूब चैनल है। तो इस पर है ना, अभी कुछ दिनों पहले, ज़्यादा ज़्यादा पुरानी बात नहीं है ना। अब कुछ दिनों पहले मैंने ना यहाँ पर एक मैराथन ली थी, करीब 3 घंटे की वो क्लास है। और वो मैराथन में ना बेसिकली मैंने जितने भी, आई थिंक 2020 के थे शायद वो क्वेश्चन, 2020 के क्वेश्चन थे शायद, तो उसमें ना जितने भी शिफ्ट के क्वेश्चन थे कंप्यूटर के, वो सारे डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी है ना, आपको मेरे कंप्यूटर का डिस्प्ले कैप्चर दिखाई देगा। ठीक, मैं अपने कंप्यूटर का डिस्प्ले कैप्चर आपको दिखा रहा हूँ। ये मैंने एक वेब ब्राउजर ओपन किया है, मेरे कंप्यूटर में विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम है, और एक वेब ब्राउजर ओपन किया हमने जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, और अब यहाँ पर है ना, हम यूट्यूब को ओपन कर लेते हैं। ये हो गया यूट्यूब ओपन, और यहाँ पर है ना डालता हूँ मैं SSC GD 2025 करियरविल, ये रहा। तो ये वाले चैनल पे आप जाएंगे ना, SSC GD दिल्ली पुलिस के नाम से ही है। आप एक बार ना मेरे को ये बता दो कि मेरे कंप्यूटर का डिस्प्ले कैप्चर आपको दिखाई दे रहा है। लाइव क्लास ली थी मैंने अभी कुछ दिनों पहले। ये देखो, ये देखो। ठीक है, देखो जी, मैं ना इस वाली क्लास के बारे में आपको बता रहा हूँ। ये 2 घंटे 55 मिनट की क्लास है, और इस क्लास में ना ये देखो लिखा है 27/11/2020 की शिफ्ट का, मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर मैं यहाँ पर डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वाली क्लास है ना, जरूर देख लें, है ना। ये देखो, देख रहे हो, MS वर्ड का क्वेश्चन पूछा गया है, या ईमेल आईडी का क्वेश्चन पूछा गया, ईमेल से रिलेटेड, ये MS वर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, ये फिर से देखो MS वर्ड का क्वेश्चन है, ये मॉडर्न वगैरह को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। फिर MS वर्ड का क्वेश्चन है, देखो ये देखो, MS सारे MS वर्ड के खुल रहे हैं, एक्सेल के भी थे इसमें। ठीक है, ये देखो फिर MS वर्ड का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो आप सभी लोग ना ये वाली क्लास जरूर देख लेना, इसमें सभी शिफ्ट के ना जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे मैंने कराए थे। जैसे एक और मैं दिखा देता हूँ कौन सी शिफ्ट का कराया था। यहाँ पर आंसर्स भी हैं, देखो। इसके वजह से 2/12/2020 की आफ्टरनून शिफ्ट का पेपर है। ठीक है जी, तो ये वाला मैंने, मतलब आप देख ही रहे होंगे कि मैंने जितने भी शिफ्ट के पेपर हुए थे 2020 में, वो सारे के सारे ना मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व कराए, तो इस क्लास को जरूर देख लेना भाई। ठीक है, चलो मैं आपके सामने आ जाता हूँ, इसको कर देते हैं बंद, और अब मैं आपके सामने आ जाता हूँ। ठीक है, तो देखिए जैसे जैसे ना मेरे को टाइम मिलता रहेगा, तो ये जो मैराथन है ना, इसी तरीके की और भी होंगी अभी आने वाले समय में। जैसे 2020 वाली मैराथन मैंने करा दी, जिसमें सारे क्वेश्चन करा दिए। इसके बाद फिर उसके बाद जो भी जितने भी एग्जाम हुए आपके, उन सभी के एक बार में एक ही क्लास में सारी शिफ्ट के क्वेश्चन मैं करा दूंगा इस तरीके से। तो ये भी काफी हेल्पफुल रहेगा जब आप पेपर देने जाओगे, तो इन क्लासेस को जरूर देख के जाना, और ये क्लास का लिंक अपने पास सेव करके रख लेना, है ना। व्हाट्सएप पे सेव कर लेना, या जैसे भी आपको जहाँ सही लगे वहाँ पर ये लिंक सेव करके रख लेना, ताकि एंड टाइम पर इन क्वेश्चन को रिवीजन करने से, प्रैक्टिस करने से आपकी और बेहतर तैयारी हो जाएगी। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं आज के सेशन, आज की क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। बाकी ये तो करियर का चैनल था जो मैंने अभी आपको दिखाया। इसके साथ साथ मेरा यूट्यूब चैनल है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर के नाम से, उसे आपको सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि एक अलग से मैराथन जब आपकी डेट वगैरह अनाउंस हो जाएगी, तो मैं अपने चैनल पर भी मैराथन करा दूंगा। तो चाहे करियर का चैनल हो चाहे मेरा हो, वो तो आपको प्रैक्टिस ही करनी है, तो कहीं भी करा देंगे, है ना। चलो, उससे ये हो जाता है कि सारे टॉपिक रिवीजन हो, सारे टॉपिक्स का रिवीजन हो जाता है, और फिर ये भी पता लग जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो अभी तो फिलहाल है ना, हम अपना सबसे पहला चैप्टर ही डिस्कस करेंगे, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल से सारी बातें हमें समझनी है। ठीक है, देखो जी, हमारा चैप्टर चल रहा था लास्ट क्लास में कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जिसको हिंदी में ना कंप्यूटर की संरचना कहा जाता है। और लास्ट क्लास में ना मैंने एक बेसिक फंडामेंटल बता दिया था आपको कि अगर हम आज की डेट में कोई कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं और उस कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर के नाम से बोला जा रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। देखो, हमें बेसिकली फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में ना कंप्यूटर के अंदर है क्या चीज़, वो सब हमें जानना होता है। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर को आगे कुछ इस तरीके से बढ़ाएंगे। सपोज दैट कि हमारे सामने ना कोई कंप्यूटर रखा हुआ है और वो कुछ इस तरीके से हमको दिख रहा है, तो इस कंप्यूटर का नाम क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताइए सभी लोग। आपके सामने ना कुछ इस तरीके का कोई कंप्यूटर रखा हुआ है, तो इस कंप्यूटर का नाम क्या होगा, क्या नाम दोगे इसे। क्या इस कंप्यूटर को डेस्कटॉप कंप्यूटर कहा जा सकता है? क्या इस कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा जा सकता है? माइक्रो कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। क्या हम इस कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर के नाम से बोल सकते हैं? क्या हम इस कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर के नाम से बोल सकते हैं? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये सामने रखे हुए ये इस डायग्राम जो मैंने बनाया है उसके लिए, विच ऑप्शन इज राइट। तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने माइक्रो कंप्यूटर लिखा है, बहुत सारे लोगों ने डेस्कटॉप लिखा है, बहुत सारे लोगों ने पीसी भी लिखा है।
चलिए, तो इसका सही आंसर होगा बेटा ऑल ऑफ दीज। यानी ये जो कंप्यूटर हमें दिखाई दे रहा है ये डेस्कटॉप कंप्यूटर भी है, इसी को माइक्रो कंप्यूटर भी बोलते हैं, इसको आप डिजिटल कंप्यूटर भी कह सकते हो, और ये पर्सनल कंप्यूटर का भी उदाहरण है। अगर किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है अभी, तो वो जो लास्ट क्लास मैंने आपको पढ़ाई थी उसको देख कर आए। एक बात और मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहूंगा कि आप कभी भी अगर मेरी लाइव क्लास में आए तो उससे पहले की जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी देख के आना, वरना आपको लाइव क्लास में आने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने समय पर जब भी चाहें तब क्लास देखिए, स्पीड बढ़ा के देखिए, स्लो करके देखिए, जैसा आपको सही लगे देखिए। बट अगर लाइव क्लास में आप आ रहे हैं तो आप पिछली जितनी क्लासेस हैं उन सभी को अच्छे से देख के आना, वरना आपका लाइव क्लास में आने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। समझ आ गया? तो बेसिकली हमें समझ आ गया कि ये जो कंप्यूटर हमारे पास है इस कंप्यूटर को डेस्कटॉप कंप्यूटर के नाम से बोला जाएगा, है ना। बाकी तो ऑप्शन मैंने इसलिए लिखे क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ साथ है ना और भी कई नामों से बोल सकते हैं इस कंप्यूटर को। बट यहाँ जो एक मुख्य क्वेश्चन बनेगा वो ये बन सकता है कि अगर आपके सामने इस तरीके का कोई कंप्यूटर रखा हुआ है तो क्या हम ऐसे कंप्यूटर को डेस्कटॉप के नाम से बोल सकते हैं? क्या इस कंप्यूटर को केवल और केवल डेस्कटॉप के नाम से बोला जा सकता है? यस और नो? या मेरे को हमेशा डेस्कटॉप कंप्यूटर पूरा नाम बोलना पड़ेगा, या फिर मैं शॉर्ट में केवल डेस्कटॉप बोल सकता हूँ? तो देखिए इसका सिंपल सा आंसर है कि ये जो कंप्यूटर आपके सामने रखा हुआ है इसको आप डेस्कटॉप कंप्यूटर पूरे नाम से ही बोलेंगे हमेशा। अगर आप इस कंप्यूटर के लिए केवल डेस्कटॉप शब्द बोलेंगे तो इसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। ऐसा क्यों, बताता हूं आपको। एक्चुअली ना इस तरीके का क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा गया, जहां पूछा गया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेस्कटॉप, यानी डेस्कटॉप क्या होता है, और एक ऑप्शन पर लिखा था फर्स्ट विजिबल स्क्रीन। फर्स्ट विजिबल स्क्रीन हिंदी में कहा जाएगा पहली दिखाई देने वाली स्क्रीन। पहली दिखाई देने वाली स्क्रीन, यानी कि जब आप अपने कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो जो सबसे पहली स्क्रीन आपको दिखाई देगी उसी को डेस्कटॉप के नाम से बोला जाता है ना। जैसे सिंपल एग्जांपल देखो, अब ये ना आपको मेरे कंप्यूटर का डिस्प्ले कैप्चर फिर से दिखाई देगा, ठीक। तो जब मैं अपने कंप्यूटर को ओपन करता हूं ना तो सबसे पहले मेरे को ये वाली स्क्रीन दिखाई देती है जो अभी आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये जो स्क्रीन मेरे को दिख रही है इसको डेस्कटॉप कहते हैं केवल। और जैसे ही मैं अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर दूंगा या बंद कर दूंगा तो फिर डेस्कटॉप कहीं नहीं होगा, डेस्कटॉप खत्म। जब मैं अपने कंप्यूटर को फिर से दोबारा ऑन करूंगा तो फिर से डेस्कटॉप दिखना शुरू हो जाएगा। और इसी डेस्कटॉप पर आपको है ना आपको यहाँ पर कुछ फाइलों के फोल्डर के आइकन्स दिखाई देते हैं। जैसे ये आपको फोल्डर दिखाई दे रहा है, आपको फाइलें दिखाई दे रही हैं, तो ये आपको डेस्कटॉप पर दिखते हैं जो आपने यहाँ पर रखे होंगे, ठीक है ना। ये नीचे एक मोटी सी पट्टी भी आपको दिखाई दे रही है, इसको टास्क बार के नाम से बोलते हैं। और इस टास्क बार में भी दिखाया जाता है कि आपने कौन कौन सी एप्लीकेशन खोली हुई है, किन पर आप काम कर रहे हो, वो सब यहाँ पर दिख जाता है, ठीक है जी। तो बेसिकली डेस्कटॉप किसे कहते हैं? फर्स्ट विजिबल स्क्रीन को कहा जाता है जो कंप्यूटर के ऑन होते हुए या ऑन होते टाइम पर हमें दिखाई देती है। जैसा मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा था एक बच्चे ने होम पेज लिखा था, वो गलत है, होम पेज नहीं बोलते। होम पेज शब्द का इस्तेमाल करते हैं किसी भी वेबसाइट के सबसे पहले वाले पेज को। अगर आपने फेसबुक की वेबसाइट खोली या कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हैं तो उसका सबसे पहला वाला जो पेज दिखता है उसको होम पेज कहते हैं। कंप्यूटर के ऑन करने पर जो सबसे पहली स्क्रीन दिखेगी उसको डेस्कटॉप के नाम से बोलते हैं। ये उसी तरीके से आप गलत बोल रहे हैं, जैसे आपके सामने ना अगर ये डिवाइस है तो इसको क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर ये टीवी का या एसी का रिमोट होगा। तो एक्चुअली हम और आप जैसे लोग घर में इसको यही नाम से बोल रहे हैं, रिमोट के नाम से, है ना। बट एक्चुअल में इसका पूरा नाम है रिमोट कंट्रोल डिवाइस। अगर आप डिवाइस शब्द को हटा दें तो आप इसे रिमोट कंट्रोल भी कह सकते हैं। बट केवल अगर आप रिमोट शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो क्या सही है गलत है? तो आंसर है गलत। देखो, रिमोट जो शब्द है इस शब्द का सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द होता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस शब्द को हिंदी में कहा जाता है दूरी। डिस्टेंस शब्द को हिंदी में दूरी कहते हैं, यानी कि चाहे तो ये शब्द बोलिए, चाहे ये शब्द बोलिए, चाहे हिंदी में दूरी कहिए, तीनों का मीनिंग सेम ही है। तो ये जो डिवाइस मेरे सामने है इसको आप हिंदी में बोलो जो अभी आप इंग्लिश में बोल रहे थे, दूरी। तो कुछ बात जम रही है यहाँ पर? नहीं ना। अगर ये सपोज कहीं दूर रखा हुआ है और वहां से मेरा छोटा भाई या छोटी बहन निकल के जा रही है तो मैं जब उससे ये बोलूं कि टीवी का रिमोट उठा कर दे दे, फिर इसी बात को हिंदी में बोले कि टीवी का दूरी उठा कर दे दे, तो कोई बात जम रही है? नहीं ना। तो इसका मतलब इस डिवाइस के लिए जो रिमोट शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो गलत है। ऐसे इस पूरे कंप्यूटर के लिए अगर हम डेस्कटॉप शब्द का इस्तेमाल करें तो वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मीनिंग अलग अलग है। तो ये जो डिवाइस है ना इसका नाम है रिमोट कंट्रोल। आप चाहें तो पूरा नाम रिमोट कंट्रोल डिवाइस भी कह सकते हैं, बट अगर डिवाइस के साथ ना नहीं बोलना आपको तो रिमोट कंट्रोल तो आपको बोलना ही पड़ेगा। बट ऐसा क्यों है कि हम गलत बोलते हैं और सामने वाला गलत समझ जाता है, मतलब सही समझ जाता है? हम तो गलत बोल रहे हैं और सामने वाला सही समझ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे भी उतना ही पता है जितना आपको पता है। यानी कि हम अपने डे टू डे लाइफ में ना बहुत सारी चीजें ऐसी बोल रहे हैं जो गलत है, ठीक है, और सामने वाला व्यक्ति भी समझ रहा है कि उसको भी नहीं पता, ठीक है। चलो, तो फाइनली ना एक क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया कि डेस्कटॉप अकेला शब्द आ जाए तो इसका मतलब वो स्क्रीन जो सबसे पहले दिखाई देती है उसको डेस्कटॉप के नाम से बोला जाता है। अब इस डेस्कटॉप कंप्यूटर में आप नोटिस करेंगे कि ये कुछ डिवाइसेस आपको दिखाई दे रही हैं, जैसे कि ये तो हो गया मॉनिटर, जिसको सिंपल हम डिस्प्ले के नाम से भी बोल सकते हैं, वरना इसका एक टेक्निकल नाम भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, और वो है वीडीयू। वीडीयू का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। तो चाहे तो आप इसको वीडियो के नाम से भी बोल सकते हैं। ये जो डिवाइस आपको यहाँ दिखाई दे रही है इसको है ना कीबोर्ड के नाम से बोला जाता है, जिसको हिंदी में अगर आपको बोलना है तो कुंजी पटल के नाम से भी बोल सकते हैं। कुंजी पटल, ये क्या है? इसको है ना माउस बोलेंगे, हिंदी में भी इसको माउस के नाम से ही बोला जाता है। बट ये जो साइड में खड़ा हुआ डब्बा है इसे क्या बोलेंगे, ये बताइए? ये जो साइड में खड़ा हुआ डब्बा है इसे क्या कहा जाएगा? मयंक जी का कमेंट आया सर व्हाट इज एसएमपीएस। देखो एसएमपीएस ये सब चीजें क्या होती हैं इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। आप थोड़ा सा ना पेशेंस भी रखिएगा, क्योंकि नया सब्जेक्ट हो सकता है आपके लिए, आपने कभी पहले ना पढ़ा हो, तो बहुत सारी जिज्ञासाएं, बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में भरे पड़े होंगे। तो थोड़ा सा ना पेशेंस और धैर्य रखिएगा, क्योंकि धीरे धीरे ही समझ में आने लगेंगी चीजें, है ना, और धीरे धीरे सारी चीजें कंप्लीट भी हो जाएंगी, ठीक है ना। जब अंग्रेजी पहली बार पढ़ रहे थे तब भी तो समझ में नहीं आ रही थी, मैथमेटिक्स पहली बार पढ़ रहे थे तब भी तो समझ में नहीं आ रही थी, ऐसे कंप्यूटर जब आप पहली बार पढ़ेंगे तो धीमे धीमे ही समझ में आएगा, ठीक है। तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ सभी लोग है ना इसमें साइड में जो डब्बा खड़ा हुआ है इसको सीपीयू लिख रहे हैं, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो मैं आपको बता दूं कि ये सीपीयू नहीं है, इसको हम सिस्टम यूनिट के नाम से बोलते हैं। इसका कोई हिंदी अनुवाद नहीं होगा। जैसे सिस्टम शब्द को है ना हिंदी में प्रणाली कहा जाता है और यूनिट शब्द को हिंदी में इकाई कहा जाता है, तो हम यहाँ पर प्रणाली इकाई ऐसा नहीं लिख सकते, हम इसको लिखेंगे सिस्टम यूनिट, ठीक है। तो बात यह है कि आधे से ज्यादा लोग आज भी है ना इस डब्बे को, इस बॉक्स को सीपीयू क्यों कहते हैं? क्या वाकई में सीपीयू है? तो आंसर है नहीं। सीपीयू बेसिकली एक चिप होती है इतनी बड़ी, जितना बड़ा मैं हाथ से आपको बनाकर दिखा रहा हूँ, इतनी बड़ी चिप होती है जो इसी डब्बे के अंदर लगी हुई है। तो जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना और उन छोटे बच्चों को सीपीयू के बारे में समझाना होता है कि कंप्यूटर का दिमाग है सीपीयू, सीपीयू मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का, और बहुत डीप में नहीं पढ़ाना बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, उन्हें बहुत डीप में नहीं पढ़ाना, तो फिर इस डब्बे को कहते हैं यही सीपीयू है। समझ में आ रहा है? मतलब उसके अंदर क्या चीजें लगी हुई हैं उतना नहीं बताना डीप में बच्चों को, तो इसलिए इस डब्बे के ऊपर लिख देते हैं छोटी छोटी बच्चों की किताबों में कि यही सीपीयू है, बट एक्चुअल में ये सीपीयू नहीं होता है। सीपीयू बेसिकली एक चिप होती है जो इसके अंदर लगी हुई है। तो फिर ये क्या है? तो इस बॉक्स को या इस डब्बे को सिस्टम यूनिट या फिर कैबिनेट के नाम से भी आप बोल सकते हैं। बीते कुछ समय पहले बहुत बेसिक सा एक क्वेश्चन पूछा गया और उस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि कैबिनेट, या फिर ऐसा पूछा गया था कि कंप्यूटर का मेन कंपोनेंट क्या होता है, कंप्यूटर का मेन कंपोनेंट या मुख्य भाग क्या है। तो आप हमेशा आंसर टिक करेंगे सिस्टम यूनिट या कैबिनेट को।
है ना, क्योंकि देखो आप है ना इस डब्बे को ही मुख्य भाग के रूप में देख रहे हैं। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, मेन कंपोनेंट मेन कंपोनेंट जिसको हिंदी में कहा जाएगा मुख्य घटक, इसको हम हिंदी में मुख्य घटक के नाम से बोल देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यही ये जो डब्बा यहाँ पर खड़ा हुआ है ना, इसी डब्बे से ही तो है ना सारी की सारी चीज़ों को जोड़ा गया है। भाई अगर मैं मॉनिटर की, कीबोर्ड की, माउस की बात करूँ, वो भी इसी से जुड़ी जा रही हैं। अगर आप पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, सीडी, डीवीडी की बात करेंगे तो वो भी इसी से जुड़े जाएंगे। अगर आप कोई एक्सटर्नल हार्डवेयर और भी कुछ लाकर जोड़ना चाहते हैं अपने कंप्यूटर के साथ, तो वो भी आपको इसी से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पूरे कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट या मुख्य भाग यही होता है, जिसे सिस्टम यूनिट या कैबिनेट के नाम से बोलते हैं। बाकी है ना, देखो अमेरिका में एक चलन और भी है, अमेरिकन जितने भी होते हैं वो इसको टावर के नाम से भी बोल देते हैं। हमारे इंडिया में तो आज भी जिसको सिस्टम यूनिट या कैबिनेट शब्द के बारे में नहीं पता, तो हम क्या बोल रहे हैं, सीपीयू बोल रहे हैं इसको, बट अमेरिका में इसको टावर के नाम से भी प्रोनाउंस किया जाता है। अब आप बोलेंगे सर टावर क्यों कहते हैं? टावर इसलिए बोल देते हैं क्योंकि ये तो खड़ा रहता है, जैसे कि मोबाइल फोन टावर वगैरह की बात करें, सपोज है कि ये कोई मोबाइल फोन टावर है, ठीक है, तो खड़ा है, और अगर इस मोबाइल फोन टावर के पास में जितने भी फोन होंगे, जैसे मान लो ये जियो कंपनी का मोबाइल फोन टावर है, और ये जो आसपास के जितने भी फोन है इन सभी के अंदर जियो की सिम डली हुई है, तो वो सब है ना इसी से तो कनेक्ट होंगे, इसी टावर से कनेक्ट हो जाएंगे सारे फोन, क्योंकि जियो की सिम डली हुई है। तो इसी तरीके से जैसे यहाँ पर सारी आसपास की जितनी भी डिवाइसेज हैं वो सब है ना इसी डब्बे से कनेक्टेड है, इसी सिस्टम यूनिट से कनेक्टेड है, जैसे आसपास के सारे फोन इस मोबाइल फोन टावर से कनेक्टेड है। तो इसलिए अमेरिका में एक चलन है कि इसको टावर के नाम से भी बोल देते हैं। तो अगर ऐसा एक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए कि इनमें से टावर किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा सिस्टम यूनिट या कैबिनेट को। ठीक है जी, अब आगे देखिए, जब आप इस डब्बे को खोल के देखेंगे ना, इस सिस्टम यूनिट या कैबिनेट को, तब आपको पता चलेगा कि इसके अंदर एक ग्रीन कलर की यानी कि हरे रंग की एक बड़ी सी प्लेट आपको दिखाई देगी, जिसको मदरबोर्ड के नाम से जाना जाता है। अगर आप मदरबोर्ड नहीं बोलना चाहते तो फिर उसको पीसीबी कह सकते हैं, और इसका फुल फॉर्म है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है ना, जरूरी नहीं कि कंप्यूटर के अंदर ही लगा हो, और भी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर लगा होता है। जैसे हमारे पास ये टीवी का रिमोट कंट्रोल है, इसके अंदर भी अगर आप खोल के देखेंगे तो आपको ग्रीन कलर की प्लेट दिखाई देगी। उस ग्रीन कलर की प्लेट को भी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के नाम से बोला जाता है। इसी तरीके से अगर आप एक स्मार्टफोन को ओपन करके देखेंगे तो इसके अंदर भी आपको ना ग्रीन कलर की प्लेट मिलेगी, जिसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी कि पीसीबी कहा जाता है। ऐसे आप कंप्यूटर को ओपन करके देखोगे तो उसमें भी आपको ग्रीन कलर की प्लेट मिलेगी, जिसको हम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के नाम से बोलते हैं। बट प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और मदरबोर्ड दोनों शब्दों में थोड़ा सा अंतर होता है। ये अंतर मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, तब तक कुछ और चीजें देखो। जब आप इस डब्बे को खोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर एक और डिवाइस लगी हुई है, जिसको हार्ड डिस्क के नाम से बोला जाता है। ये हार्ड डिस्क है ना, हमारे कंप्यूटर में डाटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए लगाई जाती है। जैसे हम कहते थे ना कि हमने अपने कंप्यूटर में पीडीएफ फाइल सेव कर दी है, हमने अपने कंप्यूटर में मूवी सेव कर दी है, हमने अपने कंप्यूटर में गाने डाल दिए हैं, तो कंप्यूटर तो एक कॉमन शब्द हो गया। तो जब सामने वाला आपसे ये पूछेगा कि कंप्यूटर में कहाँ पर सेव है, तब आपको बोलना पड़ेगा कि हमारे कंप्यूटर के अंदर एक हार्ड डिस्क नाम की डिवाइस लगी हुई है, जिसके अंदर ये सारा डाटा स्टोर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हार्ड डिस्क का इस्तेमाल डाटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए किया जाता है। जब आप इस डब्बे को खोल के देखेंगे तो आपको एक और तीसरी चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पर लगी हुई दिखाई देगी, और वो है एसएमपीएस के नाम से। पहले इसका फुल फॉर्म लिख लो, इसको बोलते हैं स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ये क्या है? देखो एसएमपीएस हमारे कंप्यूटर में इस बॉक्स के इस डब्बे के अंदर लगा हुआ एक यंत्र या डिवाइस होता है, और इस यंत्र या डिवाइस के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को चेंज किया जाता है। मतलब ये क्या बात हुई? देखो एक्चुअली होता क्या है कि हमारे कंप्यूटर में जितना भी हार्डवेयर डिवाइसेस वगैरह लगी हुई हैं, ये एक विशेष प्रकार के करंट पर काम करती हैं, और उस विशेष प्रकार के करंट को कहा जाता है डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट। ऐसा आपको मोबाइल फोन के चार्जर पर भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ये अगर आपके पास मोबाइल फोन का चार्जर है तो इस चार्जर पर जो लिखी हुई बातें होती है ना, उसको यहाँ पर पढ़ के देखना कभी। तो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें जो इनपुट आ रहा है, यानी कि जब मैं इसे बिजली के बोर्ड में लगाता हूँ तो इसमें 240 वोल्टेज तक का करंट आ सकता है, और जब ये आउटपुट निकालेगा तो इसमें 9 वोल्टेज का इलेक्ट्रिकल करंट निकालेगा, केवल ये 9 वोल्टेज का। और वो 9 वोल्टेज का जो आउटपुट निकालेगा, जिसे मोबाइल फोन से हम कनेक्ट करते हैं, वो डीसी होता है, डायरेक्ट करंट। और जो इसके अंदर आ रहा है उसको एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट के नाम से बोला जाता है। तो ऐसा क्यों है? देखिए ऐसा इसलिए कि अगर आपने थोड़ी बहुत भी फिजिक्स यानी कि भौतिकी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिकल करंट में दो नाम होते हैं, एक अल्टरनेटिंग करंट और एक डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट यानी जिसे एसी कहा जाता है, उसकी वो ऐसे चलता है एक तरंग के रूप में, जबकि डायरेक्ट करंट चलता है बिल्कुल सीधे। समझ पा रहे हैं? तो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस होती हैं, जितनी भी 0 1 वाली डिवाइसेस होती हैं, इन सभी को डायरेक्ट करंट यानी कि कांस्टेंट वे में करंट फ्लो दिया जाता है। अगर आप इसमें ये फ्लक्चुएट वाला करंट प्रोवाइड करा देंगे यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, तो इनके जो कंपोनेंट्स हैं वो खराब हो जाएंगे, जल्दी खराब हो जाएंगे। ठीक है ना? और वो भी इन्हें बहुत लो वोल्टेज का करंट चाहिए, हाई वोल्टेज का नहीं। तो नॉर्मली हमारे घर में जो इलेक्ट्रिकल करंट हमें मिलता है वो तो करीब 220 से 240 वोल्टेज का होता है, तो इतना थोड़ी चाहिए। इन डिवाइसेस को चलाने के लिए 9 10 वोल्टेज का करंट चाहिए होता है, बस इससे ज़्यादा चाहिए नहीं, वो भी डायरेक्ट करंट। तो इस काम को करेगा कौन? तो इसी काम को करने के लिए हमारे कंप्यूटर में एसएमपीएस लगा होता है, जो अल्टरनेटिंग करंट को यानी कि एसी को डीसी में बदलने का काम करता है। समझ में आ गया? एसी को यहाँ पर एयर कंडीशनर मत लिख लेना, इसका मतलब है अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, और डीसी का मतलब हो गया डायरेक्ट करंट। ठीक है, एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ मैं आपको कि जब हम छोटे थे तो मैं और मेरे ब्रदर दोनों ही मतलब बिल्कुल छोटे बच्चे नहीं थे, मतलब थोड़ी बहुत समझ आने लगी थी, तो हमारे पास है ना छोटा सा, मतलब वो पुराना नहीं चलता था, टाटा वाला जो फोन चलते थे पहले, टाटा इंडिकॉम वगैरह वाले, है ना, टाटा वाला फोन था बेसिकली। तो वो फोन था हमारे पास, तो उस फोन का चार्जर हो गया खराब। तो जैसे चार्जर, वो पहले क्या होता था, आजकल तो चार्जर में ये वाली यूएसबी केबल का कॉन्सेप्ट आता है, यानी कि आप इस जो एडेप्टर या चार्जर है इसमें से केबल को अलग निकाल सकते हो, फिर लगा सकते हो। पहले ऐसा नहीं आता था, पहले ये चीज़ यहाँ जुड़ी हुई जाती थी, और ये कई बार मुड़ते 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 टूट जाती थी यहाँ से। तो एक बार ना ऐसे हुआ कि हमारे उस फोन के चार्जर का ये जो वायर है ना वो टूट गया। तो अब हमने सोचा कि हम नया चार्जर वगैरह क्या लाएंगे, तो एक काम करते हैं, इस चार्जर में जो केबल टूटी है इसमें से इसी को सीधे बोर्ड में लगा के देख लेते हैं, उससे भी तो चार्ज हो जाना चाहिए, बिजली तो आ रही थी तब, इतनी समझ तो थी नहीं। तो हमने क्या किया, उस तार को आगे से साफ करके और फिर फाइनली बिजली के बोर्ड में लगा दिया, और हमने स्विच ऑन कर दिया। तो जैसे स्विच ऑन हुआ 240 वोल्टेज का इलेक्ट्रिकल करंट, अल्टरनेटिंग करंट सीधे जैसे ही फोन तक पहुंचा, फोन बढ़ा। मतलब ऐसा कोई ब्लास्ट टाइप का तो नहीं हुआ था, बट हाँ जैसे कहते हैं ना हल्का सा स्पार्क होना और सब कुछ काला हो जाना, जल जाना, इस तरीके का हो गया फोन। जब खोल के देखा पूरा फोन बर्बाद। तो इस तरीके से हमने बचपन में फोन भी खराब किया था। तो फिर तब मैंने थोड़ा सा सोचा समझा पूछा, तब जाके पता चला कि ऐसी हरकतें नहीं करनी, क्योंकि ये चीज़ जो करंट आप दे रहे हो इस फोन को, वो अल्टरनेटिंग करंट नहीं चाहिए, इसको डायरेक्ट करंट चाहिए, डीसी चाहिए, वो भी बहुत कम वोल्टेज का। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे कंप्यूटर में एक एसएमपीएस नाम की डिवाइस लगा दी जाती है, जो बहुत लो वोल्टेज का डायरेक्ट करंट हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स तक पहुंचा देती है। ये बात समझ में आ गई सभी को?
ठीक है। तो फाइनली ना हमको इस कंप्यूटर आर्किटेक्चर यानी कि कंप्यूटर की संरचना वाले इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है, तो हमें इन्हीं 3 चीज़ के बारे में पढ़ना है। यानी हमें सबसे पहले मदरबोर्ड के बारे में जानकारी लेनी है। जैसे ये कंप्लीट होगा, इसका थोड़ा बहुत हार्ड डिस्क के बारे में समझ लेंगे और फिर थोड़ा बहुत एसएमपीएस के बारे में समझकर ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। चलो, अब किसी को अगर नोट करना है तो नोट करिए, और अगर किसी को कोई डाउट पूछना है तो डाउट पूछिए। अनमोल ने कुछ लिखा है। अनमोल, जो आप लिख रहे हो इसके बारे में मैं लास्ट क्लास में भी बता चुका हूँ और फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास में भी मैंने बताया था, आप जाके देखिए उस क्लास को। चलिए, तो फाइनली है ना, ये हमें समझ में आ गया कि अगर हमारे सामने कोई कंप्यूटर सिस्टम रखा हुआ है तो एटलीस्ट हमें पता चल गया कि वो है क्या चीज़। ठीक। और जब उसके मेन कंपोनेंट को यानी कि मुख्य घटक को खोल के देखेंगे तब पता चलेगा कि उसमें मेन मेन 3 चीज़ लगी हुई हैं, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क और एसएमपीएस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बोला था कि मदरबोर्ड और पीसीबी दोनों शब्दों में थोड़ा सा अंतर होता है। क्या? समझाता हूँ इस बात को, ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। कोई डाउट है तो डाउट भी पूछते रहिए। देखो, हमें ना बेसिकली मदरबोर्ड के बारे में ही समझना है, क्योंकि मदरबोर्ड हमारे कंप्यूटर का एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसा घटक है इसी के ऊपर है ना मोस्ट ऑफ द चीजें लगी हुई हैं। जैसे समझाऊंगा अभी आगे, पहले ही समझो कि मदरबोर्ड और पीसीबी में क्या डिफरेंस है। देखो, अगर है ना आपसे ये कहा जाए कि जितने भी मदरबोर्ड होते हैं, जितने भी मदरबोर्ड होते हैं, क्या उन सभी मदरबोर्ड को पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोला जा सकता है? या फिर दूसरा क्वेश्चन ये बना दिया जाए कि जितने भी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होते हैं क्या उन सभी को मदरबोर्ड कहा जा सकता है? तो देखो बेटा, इसका आंसर कैसे है। देखो, मेरे पास है ना 2 डिवाइसेज हैं, एक तो मेरे पास फोन भी है और एक मेरे पास टीवी का रिमोट कंट्रोल भी है। जब इन दोनों को है ना मैं खोल के देखूंगा तो इसके अंदर है ना मेरे को ग्रीन कलर की प्लेट मिलेगी, इसके अंदर भी ग्रीन कलर की प्लेट है और इसके अंदर भी ग्रीन कलर की प्लेट है। तो दोनों ही जगह जो ग्रीन कलर की प्लेट दिखाई दे रही है उसको पीसीबी कहते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। बट इस रिमोट कंट्रोल के अंदर जो पीसीबी है उसको पीसीबी ही कहेंगे, बट इस स्मार्टफोन के अंदर जो पीसीबी है हम उसको मदरबोर्ड के नाम से बोलेंगे। ऐसा क्यों? देखिए, इसका सिंपल सा रीजन ये है कि पहले तो ये देख लो कि क्या सभी मदरबोर्ड को पीसीबी कहा जा सकता है, तो आंसर है यस। आप हर एक मदरबोर्ड को प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कह सकते हैं, बट हर एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को मदरबोर्ड नहीं कहा जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि मदरबोर्ड कहे जाने की एक कंडीशन है। मदरबोर्ड कहे जाने की कंडीशन ये है कि सपोज दैट कि अगर ये मदरबोर्ड है तो इसके ऊपर सीपीयू, इसके ऊपर रैम और इसके ऊपर रोम, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। ये तीनों ही हमारे कंप्यूटर की मेन चीजें होती हैं, मेन घटक होते हैं। इनके बारे में धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। फिलहाल कंडीशन क्या थी वो मैंने आपको बता दी कि अगर हम किसी भी ग्रीन कलर की प्लेट को मदरबोर्ड के नाम से बोल रहे हैं तो उसके अंदर सीपीयू, रैम, रोम तीनों चीजें होनी चाहिए। अब फिर से देखो, ये जो मेरे पास स्मार्टफोन है ना, इसके अंदर जैसे मैं खोल के देखूंगा तो ग्रीन कलर की प्लेट मिलेगी, तो सबसे पहले कहूंगा मैं कि इसके अंदर पीसीबी है। बट उस पीसीबी के ऊपर जैसे मेरे को सीपीयू, रैम, रोम तीनों मिल जाएंगे तो मैं कहूंगा कि इसमें मदरबोर्ड लगा हुआ है। तो क्या वाकई में हमारे स्मार्टफोन के अंदर सीपीयू, रैम, रोम तीनों चीजें लगी होती हैं? तो आंसर है जी हाँ, इसके अंदर तीनों चीजें लगी हुई हैं। तो क्या बोलेंगे इसको? इसके अंदर लगा हुआ मदरबोर्ड। और जब आप है ना इसकी बात करेंगे यानी कि रिमोट कंट्रोल की, तो जब आप इसे खोल के देखेंगे तो इसमें भी ग्रीन कलर की प्लेट है, बट इस ग्रीन कलर की प्लेट पर केवल और केवल एक सिंगल आईसी चिप आपको लगी हुई दिखाई देगी और वो होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ना इसमें सीपीयू है ना इसमें रैम है, तो हम इसको केवल पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के नाम से ही बोलेंगे। बताओ जी, बात समझ में आ गया नहीं? तो मदरबोर्ड कहे जाने की ये कंडीशन है। और अगर केवल आप पीसीबी कह रहे हैं यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कह रहे हैं तो इसका सिंपल सा मतलब है कि इस प्लेट पर केवल और केवल रोम लगा होता है यानी कि रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। अब अगर देखो किसी को तीनों की फुल फॉर्म नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ। सीपीयू की सिंपल सी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एसएस मेमोरी। और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। तो ये जो डायग्राम मैंने बनाया साइड में, इसे बताने की जरूरत नहीं है, अगर आपको इच्छा है तो बना लो, नहीं तो ये पॉइंट लिख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जितने भी मदरबोर्ड होते हैं उन सबको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहा जा सकता है, बट सभी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को मदरबोर्ड नहीं कह सकते। ठीक है। और इन तीनों की फुल फॉर्म लिखी जाए। कोई डाउट है तो पूछिए। ये कमेंट है सर, जो रैम और रोम है वो इसी में होती है क्या? हाँ, रैम और रोम नाम की जो मेमोरी है वो हमारे मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है। या अभी जैसे मैंने स्मार्टफोन आपको दिखाया तो स्मार्टफोन के अंदर भी है ना रैम और रोम दोनों लगी हुई है। इसके अंदर रैम भी है, रोम भी है, सीपीयू भी है, इसके अंदर लगा हुआ है। ठीक है। चलो, तो फाइनली ना हमें कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि पीसीबी और मदरबोर्ड दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है। ठीक है। अनुराग जी ने लिखा है सर मेरा डाउट है डेट ऑफ बर्थ को लेकर। देखिए, मैं अभी ऐसे किसी भी कमेंट का आंसर नहीं दूंगा, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था। इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने ये बात बताई तो थी कि करीब 50 से 55 मिनट की जब तक क्लास नहीं हो जाएगी तब तक कोई भी जनरल डिस्कशन क्लास के बीच में नहीं होगा। केवल अगर डिस्कशन होता है तो एक बच्चे का फायदा होगा जिसने वो कमेंट पूछा है टॉपिक से हटकर, जिसने डाउट पूछा है। वरना इस बैच में जो 9999 बच्चे अलग से पढ़ रहे हैं, जिस क्लास को रिकॉर्डेड देखेंगे, लाइव देखेंगे, उन्हें आपके डाउट से क्या मतलब? तो ऐसे क्लास को डिस्टर्ब करने वाली बातें मैं तो नहीं करता हूँ और टीचरों का मेरे को नहीं पता। ठीक है। ये बात मैंने ना बहुत अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन क्लास में बताई थी कि आप पहले ना 50-55 मिनट कुछ हो जाने दो, लास्ट के 5-7 मिनट बचेंगे, तब आप जो भी जनरल डाउट पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एक विनीता ने लिखा है लैपटॉप के अंदर भी मदरबोर्ड होता है। हाँ, तो कोई भी कंप्यूटर हो सबके अंदर मदरबोर्ड होता है, और अगर मदरबोर्ड होगा तो वहाँ पर सीपीयू, रैम, रोम तीनों चीजें लगी होंगी। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो फाइनली ये जो मदरबोर्ड है इसके बारे में हमें समझना है, इसके ऊपर जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स लगे होते हैं उनके बारे में जानकारी लेनी है हमको। ठीक है जी। देखो, अगला पॉइंट लिखेंगे मदरबोर्ड के हार्डवेयर कंपोनेंट्स। हार्डवेयर कंपोनेंट्स हिंदी में लिखा जाएगा मदरबोर्ड के ऊपर लगे हुए हार्डवेयर घटक। ठीक है जी। अब देखो, जब बेसिक कंप्यूटर पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में तो वहाँ पर इन हार्डवेयर घटकों के बारे में भी पूछ लेते हैं जो मदरबोर्ड के ऊपर लगे हुए हैं। वैसे तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड के ऊपर 3 मेन चीजें लगी हुई हैं, सीपीयू, रैम, रोम, इनके बारे में तो समझेंगे ही, बट इसके अलावा और भी कई सारी चीजें यहाँ पर लगी होती हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको ना फिर से अपने कंप्यूटर का डिस्प्ले कैप्चर दिखाता हूँ और इस मदरबोर्ड का एक बार डायग्राम दिखा देता हूँ। फिर एक एक करके ना इस मदरबोर्ड के ऊपर लगे हुए हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो आपको मेरे कंप्यूटर का डिस्प्ले कैप्चर फिर से दिखाई देगा। ठीक है। मैंने जो अभी वेब ब्राउजर ओपन किया है, फिर से ध्यान रखना, इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का बाय डिफॉल्ट वेब ब्राउजर। यहाँ पर गूगल सर्च इंजन हमने खोल लिया है और अब हम देखेंगे मदरबोर्ड का फोटो इमेज। देखो, जब आप अपने कंप्यूटर को ओपन करके देखेंगे ना तो आपको ऐसे ग्रीन कलर की प्लेट दिखाई देगी जिसको मदरबोर्ड के नाम से बोलते हैं। आप कहेंगे सर आप तो ग्रीन कलर की कह रहे थे, ये वाली जो प्लेट दिखती है, और यहाँ तो ना देखो ब्लैक कलर की भी दिख रही है और ये ब्लू कलर की भी दिख रही है, यानी नीले रंग की। तो मैं आपको बता दूं कि
आज की डेट में ना अगर आप कोई मदरबोर्ड या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की बात करेंगे तो वो ब्लैक कलर का भी मिल सकता है और ब्लू कलर का भी मिल सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जो पीसीबी या मदरबोर्ड होते हैं वो आपको ग्रीन कलर के ही मिलेंगे, हरे रंग की प्लेट बनाई जाती है। ठीक है ना। तो जैसे इस डायग्राम को देखो, इसको बड़ा करके देख लेते हैं। देखो जी, तो ये जो डायग्राम आपको अभी दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं पूरा मदरबोर्ड। तो इसके ऊपर जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जितना जरूरी है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा पीएचडी नहीं करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में बेसिक फंडामेंटल पूछा जा रहा है, तो इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो इस डायग्राम को एक काम करते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसको अब मैं आपके सामने ले आता हूँ। बस मेरे को 1 मिनट का समय दीजिए, इस फोटोग्राफ को है ना मैं आपके सामने ले आता हूँ मदरबोर्ड। ठीक है जी, तो मैं आपके सामने आ जाता हूँ और इसको बड़ा कर लेता है। ठीक है, देख लो एक बार इसको, एक बार इसको सही से देख लीजिए। ठीक है, देखो ये हमारे मदरबोर्ड का डायग्राम फोटो। तो जब है ना हम कंप्यूटर को ओपन करके देखेंगे तो फाइनली ये प्लेट हमें मिलेगी और इस प्लेट पर जितने भी नाम लिखे हुए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, और इन सभी नाम जो लिखे हुए हैं इनसे ना कभी किसी पेपर में क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज, आईडी कनेक्टर, डी रैम मेमोरी स्लॉट, 20 पिन ATX पावर कनेक्टर, सीपीयू फैन, हीटसिंक माउंटिंग पॉइंट, सीपीयू सॉकेट, कनेक्टर फॉर इंटीग्रेटेड पेरिफेरल, सीमॉस बैकअप बैटरी, PCI स्लॉट, AGP स्लॉट। तो ये सारी चीजें है ना यहाँ पर लगी हुई होती हैं। तो ये क्या है, कैसे काम करती हैं, वो मैं अभी आपको बताना शुरू करूंगा। ठीक है जी। एक कमेंट आया है सर इंद्रेश कुमार जी का, क्या लिख रहे हैं सर, हार्ड डिस्क क्या होती है। मैंने अभी तो बताई थी, हमारे कंप्यूटर के अंदर है ना हार्ड डिस्क नाम की एक डिवाइस लगी होती है जो इस प्लेट के ऊपर नहीं है, मदरबोर्ड के ऊपर नहीं होती है, अलग से लगी होती है। चलो मैं दिखा भी देता हूँ उसको। या फिर एक काम करते हैं, मैं आपको ना इन सभी डिवाइसेस को दिखा देता हूँ आपको, है ना। एक बार मैं फिर से है ना अपने कंप्यूटर का डिस्प्ले कैप्चर आपको दिखाता हूँ, और जिन चीज़ों के बारे में मैंने अभी लिखा है बोर्ड पर इन सभी को देख लो आप। तो मदरबोर्ड देख लिया आपने। ठीक है, अब देखो सीपीयू क्या होता है, देखो एक्जैक्टली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना, बेसिकली ये एक चिप होती है जो हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड के ऊपर लगी हुई है। ठीक है, तो अब कभी भी गलती से ना जो साइड में खड़ा हुआ डब्बा, इस तरीके का जो डब्बा है, इसको सीपीयू मत बोलना। अब आप ये कहेंगे सर आपने सीपीयू सर्च किया गूगल पे तो ये बॉक्स भी तो सर्च होकर आ रहा है। तो बेसिकली बात क्या है ना, देखो ये जो गूगल है ना ये सारी पॉसिबिलिटीज को उठा के देता है, मतलब जो भी पॉसिबिलिटी होगी, जो भी जहाँ जैसा लिखा होगा वैसा उठा के दे देगा आपको। तो इंडिया मार्ट नाम की एक वेबसाइट है जिस पर इस सीपीयू इसको सिस्टम यूनिट को या कैबिनेट को सीपीयू के नाम से बेचा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ये सजेशन में हमको आ गया है। ठीक है ना, वरना अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सीपीयू डब्बे को तो कहते ही नहीं है। ये है हमारी चिप जो इस मदरबोर्ड के ऊपर लगी हुई है, इसका नाम है सीपीयू। ठीक है, कुछ इस तरीके की दिखाई देती है, इसे बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हमारे कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। और अगर आपको एक्चुअल में देखना है कि कितना बड़ा है तो देखो एक व्यक्ति ने अपने हाथ में पकड़ रखा है, तो इतनी बड़ी चिप होती है सीपीयू के नाम से, ये देख लो। ठीक है साहब, अब आगे देखो। देखो रैम के बारे में रैम देख लेते हैं। बेसिकली हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर ऐसी एक ग्रीन कलर की लंबी सी प्लेट जैसी लगी हुई दिखाई देगी हमको, और उस पर ब्लैक कलर के ये आई से चिप होते हैं, ये लगे हुए दिखाई देंगे। तो ये पूरी की पूरी प्लेट को रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये सब रैंडम एक्सेस मेमोरी के उदाहरण है, मतलब फोटो है, ये सारी रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाती है। ठीक है, तो पूरी प्लेट को रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। अब देखते हैं रोम को, रोम कैसी दिखती है हमारे कंप्यूटर में। रीड ओनली मेमोरी, ये देखो रीड ओनली मेमोरी बेसिकली एक सिंगल आईसी चिप के रूप में हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगी होती है ऐसे। ठीक है, ये फोटो देख लो, ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर ये जो चिप लगी हुई है इसी को कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, चलो मैं आपको है ना एसएमपीएस भी दिखा देता हूँ, ये कैसा दिखता है। हमारे कंप्यूटर के अंदर एक डिवाइस लगी होगी जिसका नाम है एसएमपीएस, ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, और इसी का मेन काम है अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलना, ताकि हमारे कंप्यूटर के जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं यानी घटक हैं उनको डीसी पावर सप्लाई वो भी बहुत कम वोल्टेज की प्रोवाइड की जाए ताकि वो काम कर पाए, तो इसको एसएमपीएस कहते हैं। हार्ड डिस्क दिखा देता हूँ मैं आपको। जब हम अपने कंप्यूटर में कहते हैं ना कि हमने मूवी सेव कर दिया, गाने सेव कर दिए हैं, पिक्चर डाल दिया, पीडीएफ फाइल कंप्यूटर में डाल दी है, तो बेसिकली हमारे कंप्यूटर के अंदर इस तरीके से डिवाइस लगी होती है जिसको हार्ड डिस्क कहते हैं। इसको जब आप खोल के देखेंगे तो अंदर आपको ऐसी गोल प्लेट डिस्क टाइप की दिखाई देगी, और इसी के ऊपर होता है हमारा सारा डेटा, यानी इसी के ऊपर हमारी पीडीएफ फाइल है, इसी के ऊपर हमारी पिक्चर है, इसी के ऊपर हमारी फोटो है, इसी के ऊपर हमारे गाने हैं, हर चीज जो आप अपने कंप्यूटर में स्टोर करते हैं वो इसके ऊपर स्टोर होती है। ठीक है, तो इस तरीके से एक हार्ड डिस्क हमारे कंप्यूटर में अंदर लगी होती है डाटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए। ठीक है, चलो तो मोस्टली चीज़ें मैंने आपको दिखाई दी हैं, तो अब मैं आपके सामने आ जाता हूँ और फिर कुछ और आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक और कमेंट है सर एसएसडी क्या होती है। चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैंने अभी क्या बोला आपको, मैंने अभी बोला कि हमारे कंप्यूटर में डाटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए एक हार्ड डिस्क नाम की डिवाइस लगी होती है। बट आजकल क्या हो रहा है कि हार्ड डिस्क की जगह लोग एसएसडी जिसको सॉलिड स्टेट ड्राइव कहते हैं वो लगवा रहे हैं। बट क्यों और उसका कारण क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा जब मैं आपको कंप्यूटर मेमोरी वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। या कंप्यूटर हार्डवेयर वाले चैप्टर में मैं आपको बता दूंगा कि आप एसएसडी क्यों लगवा रहे हैं लोग, या फिर वो कंप्यूटर क्यों खरीद रहे हैं लोग जिनमें एसएसडी लगी हुई आई है। ठीक है ना, तो हार्ड डिस्क और एसएसडी में क्या डिफरेंस है पता चल जाएगा आपको। ठीक है, एक और कमेंट ले लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक कमेंट आया है कि सर ग्रीन कलर का ही क्यों होता है। तो देखो ये भी रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि ज्यादातर जो पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होते हैं उनका कलर हरे रंग का ही बनाया जाता है। हरे हरा जो रंग है ना, हरे रंग में भी अलग अलग स्पेक्ट्रम होते हैं, जैसे बहुत डार्क ग्रीन कलर, बहुत लाइट ग्रीन कलर, है ना, और भी कई तरीके के ग्रीन कलर होते हैं। तो पर्टिकुलर एक ऐसा रंग चूज किया गया था जिसको हर समय अगर देखा जाए तो आपकी आंखों पर बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव ना पड़े। भाई एक बात बताइए, आप तो अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, बट ये जो कंप्यूटर के अंदर पीसीबी लगे हुए हैं, है ना, तो उन पीसीबी को बनाने वाले लोग तो हर समय इन पीसीबी को देखते रहते होंगे ना, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जहाँ पर ये पीसीबी बन रहे हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड मदरबोर्ड, तो जो लोग इन पर काम कर रहे हैं बना रहे हैं इनको, वो तो हर समय उसी को देख रहे हैं। तो हमारी आंखों को है ना एक कलर प्रॉब्लम ना हो जाए, तो इसलिए फाइनली डिसाइड किया गया कि ग्रीन कलर इस्तेमाल करेंगे, और वो भी एक लाइट इंटेंसिटी वाला जो अभी हमें ग्रीन कलर दिखता है पीसीबी में। तो इसको अगर आप लगातार बहुत देर तक अगर देखते भी रहेंगे तो आपकी आंखों पर किसी भी तरीके का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक रीजन और भी है, इस मदरबोर्ड या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के ऊपर है ना बसेस का भी कॉन्सेप्ट होता है जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो वो बसेस है ना क्लियरली दिखाई दें इस ग्रीन कलर की प्लेट के ऊपर, इसलिए ये ग्रीन कलर रखा गया है, हरा रंग रखा गया है। ठीक है ना, चलिए एक और लास्ट कमेंट ले लेते हैं। निहाल ने पूछा सर ये एसएमपीएस मोबाइल फोन चार्जर में भी होता है क्या। देखो हमारा जो स्मार्टफोन का या फोन का जो चार्जर है ना उसके अंदर भी वो एसएमपीएस वाला कॉन्सेप्ट मौजूद है। अब जैसे कंप्यूटर के अंदर तो इतना बड़ा सा होता है,
इतनी बड़ी डिवाइस होगी एसएमपीएस के नाम से, पर उसी का ही एक छोटा रूप बनाकर हमारे स्मार्टफोन के चार्जर में भी दिया गया है। क्योंकि स्मार्टफोन का चार्जर जब बिजली के बोर्ड में लगता है तो इसे अल्टरनेटिंग करंट मिलना शुरू होगा 240 वोल्टेज का, तो इसे ये क्या कर देता है, ये उसको लो वोल्टेज के डायरेक्ट करंट में बदलकर हमारे फोन को प्रोवाइड कर देता है। तो एक तरीके से ऐसे कह लो कि एसएमपीएस वाला काम हमारे मोबाइल फोन का चार्जर कर देता है। अच्छा, लैपटॉप के केस में एसएमपीएस कहाँ होता है पता है? लैपटॉप का जो चार्जर नहीं होता है, जो केबल होती है चार्ज करने वाली, उसमें आपने नोटिस किया होगा कि बीच में एक पार्ट होता है, एक डिवाइस लगी रहती है चार्जर में, इसको एडेप्टर भी बोल देते हैं लोग, तो वो बेसिकली एसएमपीएस का काम कर देता है। ठीक है, आई होप सो है ना, यहाँ तक की कहानी सभी लोगों को समझ में आ गई है। तो मैं एक बार फिर से है ना वो मदरबोर्ड का डायग्राम आपको दिखा दूँ। ठीक है साहब, ये मदरबोर्ड का डायग्राम है, ये आपने देख लिया। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और एक एक करके इन सभी हार्डवेयर कंपोनेंट के बारे में चर्चा करते हैं और देखते हैं कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले ना हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो मदरबोर्ड है हमारे कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ, इसके ऊपर सीपीयू, रैम, रोम तो होते ही हैं, बट इसके अलावा है ना और भी बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं इसके ऊपर, और उन बहुत सारी चीजों के नाम कुछ इस तरीके से हैं, जैसे नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज। ये क्या है भाई? देखो हमारे कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड होता है इसको बेसिकली दो पार्ट में कंसीडर कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि दो टुकड़े हो गए इसके, ऐसा नहीं है कि जैसे ये पूरी मदरबोर्ड की प्लेट है और ये दो पार्ट में टूटी हुई है, ऐसा नहीं है। ये बेसिकली है तो एक ही प्लेट, बट इसको दो पार्ट में कंसीडर किया जा रहा होता है। एक पार्ट जो सीपीयू की साइड वाला है उसको तो नॉर्थ ब्रिज कहते हैं, और एक पार्ट जहां पर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं उसको साउथ ब्रिज के नाम से बोल दिया जाता है। ये तो पता ही है ना कि हमारे कंप्यूटर में कीबोर्ड और माउस जैसी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, प्रिंटर, मॉनिटर जैसी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, तो इन सभी को इनपुट आउटपुट डिवाइस के नाम से बोलते हैं। तो मदरबोर्ड पर इन डिवाइसेस के कनेक्शन जहां पर है उसको साउथ ब्रिज कहते हैं, और जहां जिस साइड में सीपीयू लगा होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसको नॉर्थ ब्रिज के नाम से बोला जाता है। ठीक है, याद रहेगा। चलो एक एक करके सभी पॉइंट्स के बारे में लिखवाता हूँ, समझाता हूँ। अगर आपके पेपर में ये पूछ लिया कि बताओ नॉर्थ ब्रिज क्या चीज होती है, अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि इन शब्दों के कोई भी हिंदी अनुवाद नहीं होते, जो इंग्लिश में लिख रहे हो वही हिंदी में लिखा जाएगा। तो लिखना है तो लिखिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है हिंदी में। तो बेसिकली अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया आपके पेपर में कि कंप्यूटर में नॉर्थ ब्रिज शब्द का मीनिंग क्या है, तो सिंपल सा एक पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना कि हमारे कंप्यूटर में नॉर्थ ब्रिज को होस्ट ब्रिज के नाम से भी बोला जाता है, इसे होस्ट ब्रिज भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर इतना लिखना है कि सीपीयू की साइड वाला भाग, सीपीयू की साइड वाला भाग क्या कहलाता है? मदरबोर्ड पर नॉर्थ ब्रिज के नाम से जाना जाता है। अब आप बोलेंगे सीपीयू है कहां पर, तो देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये जो आपको अभी डायग्राम दिखाई दे रहा है मदरबोर्ड का, इसमें आधे भाग में नीचे की तरफ वाला जो पार्ट है उसमें देखो व्हाइट व्हाइट कलर का आपको चौकोर सी जगह दिखाई दे रही है, व्हाइट कलर की। तो जो व्हाइट कलर की चौकोर सी जगह दिख रही है ना, उसमें बीचों बीच में लगाया जाता है सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ऐसे समझ लो कि मदरबोर्ड का जो नीचे वाला पोर्शन आपको दिख रहा है इसी को नॉर्थ ब्रिज के नाम से बोलते हैं। बस दो पॉइंट याद रखना है और कुछ नहीं, कि नॉर्थ ब्रिज को होस्ट ब्रिज भी कहते हैं और सीपीयू की साइड वाले भाग को नॉर्थ ब्रिज कहा जाता है। ऐसे इस मदरबोर्ड का एक हिस्सा या एक भाग कहलाता है साउथ ब्रिज के नाम से, तो इसको भी कोई और नाम दिया जाता है। जी हाँ, इसको लिख लीजिए इनपुट आउटपुट कंट्रोलर हब के नाम से बोल देते हैं, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर हब, ये नोट कर लीजिए। ठीक है जी। और दूसरा पॉइंट ये लिख लीजिए कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वाला भाग, कैसे लिख लो? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के कनेक्शन वाला भाग, के कनेक्शन वाला भाग। ठीक है, देखो आपको मैं सिंपल सी बात समझाता हूँ। यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है कि हमारे कंप्यूटर में ना जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, जितनी भी डिवाइस आप बाहर से जो भी डिवाइस लगा रहे हो उसका कनेक्शन है ना इस मदरबोर्ड के ऊपर ही आएगा। अब जितनी भी डिवाइस हम कनेक्ट कर रहे हैं उनमें इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइसेस जनरली होती हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस है, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब डिवाइस होती हैं। तो इनके कनेक्शन हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे आ रहे होते हैं और वो ऊपर वाले हिस्से में आ रहे होंगे जिसको साउथ ब्रिज के नाम से बोला जाता है। ठीक है, तो दो बातें हैं, मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए और नोट कर लीजिए। पहली बात यह है कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर नॉर्थ ब्रिज को होस्ट ब्रिज भी बोलते हैं और ये सीपीयू की साइड वाले भाग को कहा जाता है, और साउथ ब्रिज को इनपुट आउटपुट कंट्रोलर हब कहते हैं और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वाले भाग को साउथ ब्रिज के नाम से बोलते हैं। ठीक है, अच्छा आप है ना डायग्राम में एक चीज और देख रहे होंगे, इस नॉर्थ ब्रिज के आगे ना एक शब्द और लिखा हुआ है होस्ट ब्रिज, नहीं विद हीट सिंक, माफ कीजिएगा, इस नॉर्थ ब्रिज शब्द के आगे ना ब्रैकेट में लिखा हुआ विद हीट सिंक। ये क्या चीज होती है इसको समझा देता हूं आपको, समझना इस बात को, है ना। देखो बेसिकली क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर में ना जितनी इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई दी जाती है उतनी ही गर्मी पैदा हो जाती है कंप्यूटर के अंदर। जैसे हो सकता है कि आपने किसी मशीन को इलेक्ट्रिसिटी से चलाया हो, बिजली से, तो वो जितनी बिजली पावर सप्लाई कंज्यूम कर रही है उतनी ही मात्रा में गर्मी पैदा ना करे, बट कंप्यूटर के लिए कहा जाता है कि जितनी मात्रा में आप बिजली दे रहे हो उतनी मात्रा में इसमें गर्मी पैदा हो जाती है। इसलिए आपने सुना होगा कि पुरानी टेक्नोलॉजी जो हुआ करती थी, पुराने समय के जो कंप्यूटर्स हुआ करते थे, उनको चलाने के लिए आपको है ना एसी यानी कि एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता पड़ती थी, कमरा ठंडा होना चाहिए तब जाके कंप्यूटर काम करते थे। अगर बहुत गर्मी में आप कंप्यूटर को चला रहे हैं तो वो जल्दी खराब हो जाते थे, सुना था। पर आज की डेट में ऐसा नहीं होता, आज की डेट में आप भले जितनी गर्मी पड़ रही हो वहां पर भी अगर आप कंप्यूटर को चलाना चाहेंगे तो भी चला लेते हैं। तो ऐसा इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि हम हीट सिंक टेक्नोलॉजी को ला पाए हैं। एक शब्द है यहाँ पर विद हीट सिंक, तो इस हीट सिंक का मतलब सिंपल सा है कंप्यूटर को ठंडा रखने की तकनीक। अगर ये शब्द कहीं पर दिखाई दे जाए तो इसका सिंपल सा मतलब है कंप्यूटर को ठंडा रखने की तकनीक को ही हीट सिंक के नाम से बोला जाता है। ठीक है जी। अब इसमें बहुत सारे ना एडवांसमेंट किए जा रहे हैं, बहुत नए नए तरीके की हीट सिंक टेक्नोलॉजी को लाया जा रहा है जिसकी वजह से कंप्यूटर या कंप्यूटर जैसी डिवाइसेस गर्म ना हो पाए। देखो कुछ सालों पहले तक है ना आपको ये सुनने और देखने को मिलता था कि फोन हमारी पॉकेट में रखा रखा गर्म हो जाता है, या बहुत फोन से है ना बहुत ज्यादा हम बात करते हैं तो फोन भी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। बट क्या आज की डेट में आपको ये चीज सुनने को मिलती है कि फोन लंबे समय से बात कर रहे हो गर्म हो जाए, या फोन हमारी पॉकेट में रखा हुआ गर्म हो रहा है? नहीं ना। तो इसके अंदर भी हीट सिंक टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहे हैं ताकि ये फोन गर्म ना हो, ठंडा रखे, ठंडा रहे, है ना। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है हीट सिंक में ना, फोन को या कंप्यूटर को ठंडा कैसे रख रहे हैं? तो देखो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, कंप्यूटर इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ने ये देखा कि देखो जितनी गर्मी पैदा होगी वो तो होगी होगी, उसे तो कोई रोक ही नहीं सकता। बस उस गर्मी को एक जगह पर रुकने मत दो, उसको फैला दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी अगर मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी अगर एनर्जी, तो वो एक ही जगह पर डिस्ट्रक्ट नहीं करेगी, नुकसान नहीं करेगी। इसका सबसे सही एग्जांपल हमें देखने को मिला बचपन के प्रैक्टिकल से। कैसे? आपने और हमने सब लोगों ने बचपन में प्रैक्टिकल करके जरूर देखा होगा। हमने कागज को भरी धूप में, यानी कि मई जून की जो कड़ाके की धूप होती है, उसमें छत पर एक कागज को डाल दिया होगा या सड़क पे कागज को डाल दिया होगा। वो पूरे दिन गर्मी में पड़ा रहा, बट उसमें आग नहीं लगी, उसमें कुछ भी कोई भी खराबी नहीं आई कागज में, जैसा था वैसे ही रहा। बट हम एक लेके आए मार्केट से लेंस, और उस लेंस की मदद से है ना हमने सूर्य की गर्मी को कागज पर एक ही जगह पर केंद्रित कर दिया। तो देखा कि कुछ ही सेकंड्स में ना वो कागज इतना गर्म हो गया एक ही जगह पर गर्मी पड़ने की वजह से कि उसमें धुआं निकलने लगा पहले और फिर आग लग गई। तो बेसिकली हमने ये देखा कि जब वो कागज के ऊपर सूर्य की गर्मी पड़ रही थी और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। और जैसे ही है ना हमने वो सूर्य की गर्मी को ना कागज के ऊपर सेंट्रलाइज कर दिया, एक ही जगह पर केंद्रित कर दिया, वो एक ही जगह इतना गर्म हो गया कि वो खराब हो गया, जल गया वो।
तो उसी तरीके से कंप्यूटर इंजीनियर्स ने सोचा कि हम गर्मी को एक जगह पर रुकने नहीं देंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो गर्मी को डिस्ट्रीब्यूट करना ही है ना, क्या कहलाता है, हीट सिंक टेक्नोलॉजी कहलाती है। तो इसमें नए नए तरीके लाए जा रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किए जा रहे हैं, पर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है कि गर्मी को एक जगह पर रुकने मत दो, फैला दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ताकि जहां गर्मी पैदा हुई है, जहां गर्मी प्रोड्यूस हुई है, वो उस जगह पर कोई भी डिस्ट्रक्ट ना करे, कोई नुकसान ना करे। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, तो फाइनली ना 2 पॉइंट के बारे में मैंने आपको समझा दिया, एक नॉर्थ वेज और एक साउथ वेज के बारे में। इसके आगे जितने भी और भी पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट अगली क्लास में। ठीक है जी। तो देखिए इसी तरीके से ना एक एक करके सारे पॉइंट्स को मैं डिस्कस करता जाऊंगा और आपको बखूबी सारे पॉइंट्स सभी चीजें एक एक करके समझ में आती जाएंगी। बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। ये उसी तरीके से धैर्य रखना पड़ेगा जैसे आप गणित की क्लास में रखते हो कि जब है ना गणित का कोई टॉपिक आपको समझाया जा रहा है तो पहले आप समझते हैं कि क्या रूल है, क्या फॉर्मूले समझाए जा रहे हैं, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो। तो वैसे ही है ये भी, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका नया सब्जेक्ट है। मैं ये बात पहले भी बोल चुका हूँ, शायद दोबारा से बोल रहा हूँ। आप आज की डेट में जो तैयारी कर रहे हो ना, वो तैयारी नहीं है आपकी बाकी सब्जेक्ट की, आप रिवीजन कर रहे हो। क्योंकि आप मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। तो आप अगर आज भी पढ़ रहे हो उन सब्जेक्ट को, तो आप रिवीजन कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो। और अगर आप कंप्यूटर सब्जेक्ट को देखेंगे जिसका वेटेज आपके पेपर में 10 नंबर का है, वो सब्जेक्ट आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो एकदम से कोई शाखा लगा बूम बूम तो हो नहीं सकता। ये चुटकी बजी और दिमाग में घुस गया, तो इसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको। आप एक्चुअल में अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए कंप्यूटर को पढ़ रहे हो और बाकी सब्जेक्ट का रिवीजन कर रहे हो। आप समझ में आ रही है बात? तो हो सकता है कि किसी को ना थोड़ा सा टफ लगे, बट धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा। और पूछे कोई डाउट है तो किसी का? राहुल आप जो कमेंट लिख रहे हैं उसके बारे में मैं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन क्लास में बता चुका हूँ, इंट्रोडक्शन क्लास देखिए जाके। पंकज जी ने लिखा है सर साउथ ब्रिज थोड़ा कम समझ में आया। साउथ ब्रिज का सिंपल सा फंडा है कि हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, देखो सिंपल सी बात ध्यान रखिए कि इनपुट का मतलब इन और आउटपुट का मतलब आउट। मतलब वो डिवाइसेस जिनके थ्रू हम अपने कंप्यूटर में डाटा अंदर दे रहे हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाती हैं, और जिन डिवाइसेस के थ्रू हमें प्राप्त हो रहा है कुछ भी कंप्यूटर के द्वारा वो आउटपुट कहलाता है। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर में कनेक्टेड है, तो उनका कनेक्शन मदरबोर्ड के साउथ ब्रिज ऊपर वाले हिस्से की तरफ होता है, इसको साउथ ब्रिज के नाम से बोल देते हैं। एक बच्चे का कमेंट है सर क्या स्मार्ट वॉच में भी मदरबोर्ड होता है क्या? देखो स्मार्ट वॉच की अगर हम बात करें तो उसमें भी है ना माइक्रो प्रोसेसर होगा, है ना, उसमें भी रोम लगी होगी, मेमोरी लगी होगी, उसमें भी रैम होगी। तो अब आप बोलेंगे सर इतनी छोटी छोटी डिवाइसेस में ना ये सब चीजें आ जाती हैं? हाँ बिल्कुल आ जाती हैं। अगर आप किसी स्मार्ट वॉच के थ्रू है ना कॉल पे भी बात कर पा रहे हैं, उसमें व्हाट्सएप भी चला पा रहे हैं, सोशल मीडिया भी देख पा रहे हैं, तो वो पूरा कंप्यूटर ही है। और अगर वो पूरा कंप्यूटर तो उसमें सारी चीजें लगी होंगी, तो उसके अंदर भी जो प्लेट होगी उसको भी आप मदरबोर्ड बोलेंगे। और बताइए सर, आप बहुत अच्छा समझाते हैं, थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू सो मच। सर इससे पहले कंप्यूटर ऐसा कहीं नहीं पढ़ा। चलिए थैंक यू सो मच लिखने के लिए। बाकी देखो मैं यही बोलूंगा कि बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल साधारण वे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको समझते जाइए। माइंड ने लिखा है सर रजिस्टर क्या होता है? ये सब आगे पढ़ेंगे ना एक एक करके, सारी चीजें पता चल जाएंगी आपको। अभी फिलहाल है ना जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ इसको याद करते जाइए, दिमाग में बिठाते जाइए। सर सारे सब्जेक्ट से कठिन है ये कंप्यूटर, हाँ ये बात माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो। बाकी सब्जेक्ट तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो मतलब उनमें कठिनाई थोड़ी ज्यादा नहीं लगेगी ना आपको। मैथ पढ़ रहे हो बचपन से, जीएस बचपन से पढ़ रहे हो, तो इसलिए वो सब्जेक्ट आप पढ़ नहीं रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, ये पढ़ रहे हो आप। चलो तो आज के सेशन, आज की क्लास में ना यहीं पर समाप्त करते हैं। लव यू सर, लव यू, आपको भी सभी को लव यू मेरे भाई। तो आज के सेशन, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। बाकी जाते जाते यही बोलूंगा सभी को कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर, उसको पूरे दिन में ज्यादा नहीं 10-15 मिनट के लिए जरूर चेक करते रहिए, तो आपकी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस होती रहेगी, जुड़ाव रहेगा इन क्वेश्चन के साथ। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।